हाय डियर स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार फिर से स्वागत करते हैं अपने उगीपुर क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्लास 10 का सब्जेक्ट है, यानी जैव प्रक्रम क्लास 10 के बायो का पहला चैप्टर है। आप लोग जानते होंगे कि क्लास 10 के साइंस में 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन यानी केमिस्ट्री। उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी को हम पढ़ा रहे हैं। तो आप भी पेन कापी लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप भी अपने आप से वादा कीजिए, मैं जितना आपके सामने मेहनत कर रहा हूँ आप उससे दुगना मेहनत करेंगे, क्योंकि आप उस माँ बाप के सोच हैं और आपकी ये कामयाबी आपको, आपकी माँ बाप को नाम रोशन करेगा। तो आइए चलते हैं जैव प्रक्रम के बारे में, पोषण के बारे में पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम वही तो होती है, जिस तरह से गिनती का सीरीज चलती है उसी तरह से हमारे ज़िंदगी में भी सीरीजें चल रही हैं। जैसे कि मान लीजिए ये गिनती हो गई, गिनती में ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 5, इसी तरह से हमारी गिनती चल रही है। तो इस तरह से हमारे लाइफ में भी है, लाइफ में भी इस तरह से हो रहा है। जैव प्रक्रम में पहले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, पाचन करेंगे। क्या करेंगे, पाचन करेंगे, शोषण करेंगे, शोषण करेंगे, परिवहन करेंगे। ये यहाँ सुटेबल नहीं लग रहा है, इसे यहाँ मिटा कर देते हैं। यहाँ पर शोषण। आप हमसे पूछिए ये क्रिया, ये यानी ये सीरीज मैंने क्यों लिखा। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप सांस बिना लिए जी सकते हैं? 1 मिनट के लिए आपकी सांस बंद हो जाए, फिर महसूस कीजिए आपको कैसा लगेगा। आप इस दुनिया से चल बसेंगे। इसी तरह से उत्सर्जन, आप मान लीजिए उत्सर्जन ही नहीं करेंगे तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते मेरे यार। इसी तरह से पाचन है, तो पाचन बिना किए आप जीवित रह ही नहीं सकते हैं। परिवहन, आपको एक जैसे कि तोते को एक पिंजड़े में कैद करके रख दिया जाता है, परिवहन नहीं कर सकता है, वो अपने जीवन से तंग हो जाता है। तो आपको अपने लाइफ में परिवहन करना भी अति आवश्यकता होती है। यही सब क्रियाएं तो मेरे यार जैव प्रक्रम कहलाता है। यही इस क्रियाएं जैव प्रक्रम। पूछेंगे जैव प्रक्रम का परिभाषा रटना होता है। तो मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं इस तरह से आपको जितने हो सके मैं उतना मेहनत कर आपको छोटा से छोटा ट्रिक दूंगा और आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगा। जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसे करते रहिए। फिलहाल मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि बायोलॉजी में जो भी नंबर 22 से 23 नंबर जो भी हमारा नंबर बनेगा मैं उसे आपको दिलाने की गारंटी लेता हूँ। आइए अब इसका परिभाषा किस तरह से लिखेंगे जैव प्रक्रम की। वे सभी क्रियाएं, इस तरह से आप इसका परिभाषा लिखिए। वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रखने के लिए सक्षम होती हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, जैसे आप नोट डाउन कर लीजिए। शोषण, उत्सर्जन, पाचन, परिवहन और लास्ट में ये सब लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा भाई साहब जैव प्रक्रम की परिभाषा। तो यदि आपको यह परिभाषा समझ आ गया है तो फिर से अपने माइंड में रिपीट कीजिए, मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको यही तो बताया, एक के बाद एक क्रियाएं हो रही हैं। मतलब वे सभी क्रियाएं
जो जीव को जीवित रखने के लिए सक्षम हो, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। मेरे यार इसी के दो भाग होते। मैंने आपसे अभी क्या कहा? जैव प्रक्रम के दो भाग होते हैं। फर्स्ट भाग क्या होता है? उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं। और सेकेंड भाग होता है अपचयी क्रियाएं। इसके जैव प्रक्रम कितने भाग होते हैं? दो भाग, उपचयी क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं। अब बात ये आती है उपचयी क्रियाएं किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो सरल पदार्थ होते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसे क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलना होता है। ठीक है, इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषित किया जाता है, जैसे कि हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसमें क्या होता है? अपचयी क्रिया में, अपचयी क्रिया में ये होता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में आपको क्या करता है? बदलना होता है, विखंडित करना होता है, उसे तोड़ना होता है। तो आइए देखते हैं इसका परिभाषा। यहाँ पर देखिए, ये आपका रहा फर्स्ट, उपचयी क्रियाएं किसे कहते हैं? नोट डाउन कीजिएगा मेरे साथ। वे क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषित किया जाता है, उसे उपचयी क्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। ठीक इसी का अपोजिट होता है, इसी के उल्टा। यहाँ पर बस आपको क्या कर देना है? जटिल कर देना है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है? यहाँ पर आपको जटिल कर देना है। ये रहा आपका, बस यहाँ पर जटिल और यहाँ पर जटिल के स्थान पर सरल कर देना है। ये देखिए, और संश्लेषित के स्थान पर आपको क्या कर देना है? विखंडित कर देना है। विखंडित माने क्या होता है? टूटना यार, आप लोग जानते होंगे। विखंडित किया जाता है उसे। यहाँ पर उपचयी ना, अपचयी। यहाँ क्या कर देना है आपको? अपचयी क्रियाएं, अपचयी क्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल आपको चेंज कर लेना है, लिख लेना है यहाँ पर शोषण, पाचन, और यहाँ क्या कर लेना है? आदि कर लेना है। फिलहाल दोनों की मैंने परिभाषाएं करेक्ट लिखवा दी है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, पोषण के बारे में। पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पोषण, न्यूट्रिशन। यहाँ पर आपका हेडिंग होगा पोषण। ये भाई साहब परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोषण, इसे आप लिख लीजिए IMP कर कर। क्या? IMP, इम्पॉर्टेंट। ठीक, पोषण। पोषण किसे कहते हैं? आप लोग पोषण का परिभाषा सोचिए अपने मन में। कक्षा 9 में पढ़े होंगे, कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे। पोषण किसे कहा जाता है? न्यूट्रिशंस। तो हम बताते हैं पोषण किसे कहते हैं। जीव का जो होता है अपना एक चक्र होता है, उसे पूर्ण करने के लिए क्या हो, किसकी आवश्यकता होती है? कार्बनिक तथा अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। आप पढ़ लेंगे, यहाँ पर कार्बनिक है, यहाँ अकार्बनिक। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, ये पदार्थ कैसे होंगे? पोषक पदार्थ होंगे। मेरे भाई पोषक पदार्थ में तो मैं ईंट पत्थर नहीं खाऊंगा। ईंट पत्थर खाएंगे? नहीं खाएंगे। बालू खाएंगे? नहीं खाएंगे यार। तो यार यहाँ पर होगा दाल चावल तो ही होगा, दाल चावल, जिसमें से आपको क्या मिलेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व मिलेंगे आपको, जिसमें से क्या मिलने वाले हैं आपको? पोषक तत्व मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? पोषक तत्व मिलने वाले हैं। जो पोषक तत्व प्राप्त हो गए, यानी विटामिन वगैरह वगैरह जो भी प्राप्त होगा, वो आपके शरीर को यानी हेल्थ को फिटनेस रखेगा, अच्छी तरह से केयर
केयरफुल करेगा, यानी शरीर को अच्छी तरह से क्या करेगा, स्वस्थ रखेगा। क्या रखेगा, शरीर को क्या रखेगा बाबू, स्वस्थ रखेगा, स्वस्थ रखेगा। तो यही तो हुआ मेरे भाई, यही तो हुआ पोषण का परिभाषा। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ गई। जीवों को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए क्या होता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो आइए लिखते हैं पोषण की परिभाषा। पोषण की परिभाषा लिखेंगे, ये रही पोषण की परिभाषा और ये रहा पोषण के 2 प्रकार होते हैं। बात करते हैं पोषण के 2 प्रकार के बात पर। यदि आप लोगों को थोड़ा भी आपको मेरा वीडियो या पसंद आया यार, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। आप भी मेहनत कीजिए, मेरा यही उम्मीद है आपसे। मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छे रैंक कीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पोषण के प्रकार पर बात करते हैं। ये बाबू कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होने वाला है, 2 प्रकार का। फटाफट सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए, पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। आप उसे अपने मन में उस नाम को सोचिए, नाम को सोचिए भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बताइए बताइए। हाँ, कह रहे होंगे कि सर पहला होता है स्वपोषी, स्वपोषी। दूसरा होता है विषमपोषी, विषमपोषी। हाँ यार, तुम तो बहुत अच्छे निकले, तुम्हें तो सब कुछ आता है। हाँ, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सब कुछ जानते हैं। बस इस बात की बात है कि आप उसे रिवीजन कीजिए। आपके मन में सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं यार। ये क्या, और अच्छे से अच्छे भी आप कार्य कर सकते हैं। बस आपको क्या है, मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आइए इसी तरह मेहनत कीजिए। यहाँ पर होता है स्वपोषी। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब, स्वपोषी किसे कहते हैं, बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा, कहेंगे कि सर स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं से बनाते होंगे। हाँ यार, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो हाँ, तो अब बात करेंगे विषमपोषी के बारे में। विषमपोषी किसे कहते हैं, तो कहेंगे सर इसी का अपोजिट, जो अपना भोजन नहीं बनाता होगा उसे विषमपोषी कहेंगे। तो आपसे मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि हम लोग क्या हैं, विषमपोषी हैं कि स्वपोषी की कैटेगरी में आते हैं, आप बता दीजिए। विषमपोषी कि समपोषी, विषम उल्टा कर रहा हूँ क्या, ये रहा विषम, ये रहा स्वपोषी। आपका आंसर आएगा सर हम लोग तो विषमपोषी में आते हैं। ये रहा मेरा प्यारा सा, ये रहे आप। नहीं अच्छा लग रहा है, इसे एक आदेश बनाते हैं। ये रहा भाई साहब मेरा चिपकू, ये देखिए किस तरह से, ये आप रहे हैं। कहेंगे सर ये तो मैं हूँ विषमपोषी। हाँ यार, तो सब कुछ जानते हो, विषमपोषी के बारे में भी जानते हो, स्वपोषी के बारे में बात जानते हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन दोनों के बीच में कौन सा जीव आते हैं जो स्वपोषी एवं विषमपोषी होता है। आप लोग सोच रहे हैं यार ये क्या पूछ दिया। जी हाँ, ये होता है युगलीना। युगलीना एक ऐसा जीव जो स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों के कैटेगरी में आता है। ये स्वपोषी भी है, विषमपोषी भी है। ये रात्रि के समय में क्या करता है, अपने आसपास के छोटे छोटे जीवों के क्या करता है, भक्षण कर लेता है। और दिन के समय में क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर कर उसे क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ये भाई साहब इसका काम तो दिन रात चल रहा है। दिन हुआ तो प्रकाश, रात हुआ तो भाई साहब छोटे छोटे कीटों को पकड़ लग लेता है युगलीना। तो बात करते हैं आज स्वपोषी के बारे में, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्वपोषी किसे कहते हैं फटाफट नोट डाउन कीजिए, और सेशन भी थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। और यार चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले थे, स्वपोषी। क्या स्वपोषी,
स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं को पोषित करना। मैं लिखा सकता था बस 2 लाइनों में, छोटी सी भी इतना भी मैं परिभाषा आपको लिखा सकता था, छोटा सा भी। मेरे यार तुम जानोगे नहीं वो प्रक्रिया क्या हो रही है, कैसे स्वपोषी कहला रहे हैं। इसे परिभाषा को पहले मिटाते हैं तब आपको समझाते हैं। परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इस तरह से मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से आप यदि पेपर में आ गया लिख देंगे, ये कोई नहीं काट सकता इसमें से 1 नंबर। ठीक है, मैंने कहा स्वपोषी की परिभाषा आपको समझाते हैं। ये मेरा क्या हो गया बाबू? कहेंगे सर ये आपका खोपड़ी। नो भाई, आपकी खोपड़ी। ये रहा सुंदर सा प्यारा सा वृक्ष, ये आपके सामने रहा। ये देखिए, कह रहेंगे यार वृक्ष क्यों छाप रहे हैं? मेरे यार वृक्ष से तो आपको समझाऊंगा। ये रहे प्यारे से नन्हे से सूर्य, सूर्य आपके सामने रहा। ठीक, ये रहा आपका सूर्य, ये रहे प्यारे से हरे पौधे। तो यहाँ से क्या करने वाला है? ये यहाँ से आपको प्रकाश को कन्वर्ट कर लेगा अपने पास। ये देखिए, यहाँ से क्या ले रहा है? प्रकाश ले रहा है। और इसके पास, और मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, ये मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए कुछ समय के लिए मान लीजिए ये आप हैं। ठीक, आप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, और ये पौधा किससे संबंध बनाता है? आपसे। और ये क्या कर छोड़ता है? O2, ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक इसी तरह से रिलेशन इनके साथ भी होने वाला है, जिस तरह से आप। तो यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण, और क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। और यहाँ से ये जो जड़ है भाई साहब, खनिज लोड लेता है, खनिज लोड के साथ भी आपका ये भी लेता है H2O। तो यहाँ पर H2O आ जाएगा। ठीक, ये हरा क्यों है? अभी मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी पड़हरिम। क्या? पड़हरिम। फील हो जाएगा भाई साहब, फील अंदर लाइए। फील नहीं होगा पीले पड़ जाएंगे। ये क्या हो गया? पड़हरिम। यहाँ पे इसको किसकी आवश्यकता होगी? पड़हरिम। ये सभी एक प्रक्रिया में संपूर्ण होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। यही तो परिभाषा मैंने आपको नोट डाउन करवाया, यही सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया है, जिसे स्वपोषी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले सेशन में। तो मेरी मेहनत का आपको थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है तो अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए और बता दीजिए अब क्लास शुरू हो चुकी है, आपकी क्लास रेगुलर मिलेगी। और आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।